मैं पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन बता रही थी, जिसमें मैंने एक क्लास पहले भी लिया है। और जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। और वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ये दूसरा क्लास है जिसमें और भी वैज्ञानिक का जो थ्योरी है, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और उन्होंने कार्य विभाजन को किस तरह से बांटा है, उसके बारे में आप लोग देखिएगा आज। तो आज है ये हेनरी फ्योल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो थ्योरी दिया है उसका वो है POCCC, मतलब कि प्लानिंग मतलब नियोजन। किसी भी चीज़ का कैसे प्लानिंग किया जाता है, उसको कैसे नियोजित करते हैं, कोई भी कार्य को पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तक को कैसे नियोजित करते हैं और उसे कर्मचारियों को कैसे नियोजित करते हैं और उसमें सर्विस कैसे देते हैं, मतलब कि पाठक को उनकी पुस्तक मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो, और जो इस पुस्तकालय का जो इंटरनल काम है वो कैसे होगा, इसमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इन्होंने थ्योरी दिया हेनरी फ्योल ने। इन्होंने 5 कार्य को इन्होंने दिया है, जिसमें प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई कैसे काम करता है, उसमें कमांडिंग या आदेश या निर्देश कि कैसे करना है। जैसे कि कुछ काम को किसी कर्मचारी को दे दिया, किसी कर्मचारी को अलग अलग वर्क दे के उसको कमांडिंग या निर्देशन करना। फिर कोऑर्डिनेटिंग, और जैसे कि सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जो अध्यक्ष हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे जूनियर कर्मचारी हैं या जो भी उनमें पोस्ट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी उनमें कार्य करने की क्षमता पता चलेगी, दक्षता पता चलेगी। तो उससे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। और फिर कंट्रोलिंग। फिर लास्टली है कि कंट्रोल कैसे करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। आप लोग घर में भी देखते होंगे, कहीं भी मैनेजमेंट होता है, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो मैं इतना सिलेबस पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं इसको ऐसे समराइज करके कंट्रोल कर लूँगी, मतलब पूरे दिमाग में रहेगा। इसी तरह कंट्रोलिंग, किसी भी घर को भी चलाते हैं आप लोग, तो घर में भी देखते होंगे कि हाँ मम्मी पापा हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, कैसे परिवार को एक समान में और कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि सब में सामंजस्य हो। तो इसी तरह है पुस्तकालय प्रबंधन में भी कंट्रोलिंग। इन्होंने फ्योल ने 5 थ्योरीज दिया है, ये 5 मतलब कार्य दिया है, और इसमें सिद्धांत भी अलग दिया है फ्योल ने। और उसके बाद और भी वैज्ञानिक है, जैसे कि गुरलिक जो है, इन्होंने 7 कार्य बताया है प्रबंधन का। तो पहले हम इन लोग हेनरी फ्योल को देखते हैं। तो इन्होंने 5 जो कार्य है वो है, और उसके साथ देखिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। कार्य विभाजन, यानी कोई भी कार्य होता है तो उसको विभाजित करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई वर्क होता है पूरा जो बल्क में दिया जाता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत सारे कार्य होते हैं, कि बजट होता है, बहुत कुछ होते हैं कि कार्य कैसे करना है, पुस्तक को लाना है, रखना है, उसका प्लानिंग कैसे करना है। तो उसको कार्य विभाजन की हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको उस क्षेत्र का कार्य दिया जाता है, उसको कार्य विभाजन। प्रभुत्व और उत्तरदायित्व, उसमें किसका प्रभुत्व है, जिस कार्य में जिसका उसको दिया जाता है, और जो इसको उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वाह कर सके। किसी को कोई काम पसंद होता है, किसी व्यक्ति को दूसरा काम पसंद होता है, तो उसी के अनुसार व्यक्तियों को दक्षता के अनुसार उनको प्रभुत्व और उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। फिर अनुशासन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखे होंगे कि अनुशासन का रहना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट अनुशासन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेतरतीब हो जाता है। इसलिए जैसे कि हम लोग ऑफिस से जाते हैं तो टाइम से जाना है, इतने बजे तक लंच होगा, इतने बजे तक फिर कार्य होगा, फिर हम लोग आते हैं। या स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, तो डिसिप्लिन, हर जगह डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्योल ने एक डिसिप्लिन को भी उसके सिद्धांत में बताया है, ये जो पुस्तकालय प्रबंधन का सिद्धांत है। तो ये अनुशासन है। फिर चौथा है आदेश की एकता। अगर कोई बड़े हैं, कोई अगर सीनियर है, अगर वो कोई आदेश देते हैं तो उसका सभी जो वर्कर्स हैं वो मिलकर सम्मान करेंगे और उसका कार्य को समझेंगे। तो आदेश की एकता। फिर निर्देशों की एकता, जो निर्देश दिया जाता है, आदेश दो दिया और कोई किसी ने आदेश दिया फिर या फिर कुछ बताया, हमेशा हर व्यक्ति को हम आदेश नहीं दे सकते, किसी को अच्छे से भी बताना होता है, उसको निर्देशित करना होता है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हर लोग आदेश नहीं समझ पाते तो निर्देश भी जाते हैं। जैसे अपने इक्विवेलेंट लोग हैं तो उसको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है काम, तो उसमें निर्देशों की एकता। फिर व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें सामूहिक हित को ही ध्यान में रखा जाता है। कोई कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी, तो उसमें एक व्यक्ति से कंपनी चलता है, सारे लोग मिलकर ही चलाते हैं, चाहे वो एक छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो।
तो व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित। तो इसी तरह पुस्तकालय प्रबंधन में भी है कि एक व्यक्ति का हित नहीं रख के सारे लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। तो उसमें है कि ये फ्योल ने ये भी यही बात कही है कि व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित को ध्यान में रखा जाएगा, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाएगा। और उसके बाद लास्टली है वेतन। जब हम काम करते हैं तो वेतन का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वेतन किसी को भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। जैसे कि कोई कुछ कंपटीशन होता है, कोई भाग लेते हैं और अगर उसमें फर्स्ट कर जाए, सेकंड कर जाए, तो एक वो होता है ना कि आशा मन में लगी रहती है कि चलो मैं फर्स्ट करूंगी या करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो उसके क्या होता है कि उससे आपकी इच्छा बनी रहती है काम करने की। और जब हम पूरे महीने काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर कार्य के अनुसार वेतन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वेतन से ही मानव की जो आवश्यकता है जीवन की वो पूर्ति होती है, उनके परिवार हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है, इसलिए वेतन का भी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर केंद्रीकरण, हर जगह हर समय ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। मान लीजिए कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसका 5 ब्रांच है, तो अगर वो केंद्रीकृत नहीं होगा तो सब अपने अपने मन से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसमें काम करने में सामंजस्य नहीं होगा और सब अपने अपने लेवल से काम करेंगे, तो उसमें अनुशासनहीनता या फिर काम का बिखराव हो जाएगा। तो एक जो हेड होगा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक मान लीजिए कोई शहर में हेड है, उसका 5 ब्रांच है, तो उसके या फिर कहीं कोई शहर में है, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, तो एक निर्देश देगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो केंद्रीकरण। फिर पदानुक्रमता, मतलब कि हर लेवल के लोग अपने अपने अनुसार काम करेंगे। फिर व्यवस्था एवं तंत्र, ये जो पूरी व्यवस्था है एक तरह की व्यवस्था है, जैसे राजतंत्र हुआ, प्रजातंत्र हुआ, ये क्या है, एक व्यवस्था है। उसी तरह पुस्तकालय में भी एक व्यवस्था है और उसको कैसे संचार किया जाता है उसका भी एक तंत्र है। इसका भी फ्योल ने ये दिया है कि हर मैनेजमेंट में या हर जगह इसका रहना बहुत ज़रूरी है। फिर समदृष्टि व्यवहार, ऐसा नहीं कि किसी को कोई आपको व्यक्ति पसंद हो या आपके रिलेटिव हो या कुछ भी हो तो उसको अलग से कुछ फैसिलिटी दे दिया जाए, कुछ अलग से उनको कुछ पैसे दे दिए जाएं, या किसी तरह का उनको कभी लेट से आ रहे हैं तो उनको नहीं डांट रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, समदृष्टि नहीं रही। या किसी को ज़्यादा छुट्टी मिल रही है तो ये क्या, समदृष्टि नहीं रही। तो क्या है कि समदृष्टि हमेशा रहना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी वर्कर्स वहाँ पर अच्छे से काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं व्यवहार होगा कि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो ये समदृष्टि का भी रहना बहुत ज़रूरी है। फिर कार्य स्थल से में स्थिरता, ऐसा नहीं कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है, कुछ दिन के बाद थोड़ा दूर बाद में जा रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ भी कोई लोग कार्य करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अपने, मान लीजिए अगर उनका होम टाउन है तब ठीक है, या एक डिस्टेंस है तो उसका हर समय लगता है कि हाँ आपको 2 घंटे में पहुँचना है, 1 घंटे में पहुँचना है, उसी अनुसार अपना माइंड सेट करके रखते हैं कि मेरे को इतने बजे चलना होगा। या फिर मान लीजिए कि वो दूसरे शहर से आके रहते भी हैं कि चलो मेरे को यहाँ जॉब हो गया है, तो स्थिरता रहेगी तभी। कभी अभी यहाँ जॉब है, फिर कुछ दिन के बाद वो तो एक ट्रांसफर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्यस्थल में स्थिरता। जैसे कि एक पुस्तकालय है, पुस्तक है, भवन है, वहीं पे रहेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा चेंज होते रहेगा। तो वही कार्यस्थल में स्थिरता, ये क्या है, मैनेजमेंट है। तो इसमें मैनेजमेंट में कार्यस्थल में स्थिरता का रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मेरे को जगह का अभाव हो रहा था तो मैंने इधर लिख दिया प्रोत्साहन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं भी हो, प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे? उनको प्रोत्साहित किया जाता है कुछ प्राइज़ देके। फिर अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोग देखे होंगे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहते हैं कि हाँ तुम इतना टारगेट अचीव करो तो तुमको ये मिलेगा या फिर इतना कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो प्रोत्साहित होते हैं। या फिर उनको सम्मानित किया जाता है कि आज पूरे इस ब्रांच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाता है, इनके लिए क्लैपिंग किया जाता है। तो ये सब तो प्रोत्साहन का होना भी ज़रूरी है। प्रोत्साहन से ही व्यक्ति अपने मतलब कार्य करने में मन लगता है और निखरता भी है। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी प्रोत्साहन भी बहुत ज़रूरी होता है। और जीवन के हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों को, जब बच्चे हैं तो बच्चे को, फिर अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में, अगर घर में भी कोई अच्छा काम करता है, देखो अच्छा काम किया है, तभी तो कुछ काम करने की इच्छा जगी रहती है। इसलिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फेल है ना, इन्होंने प्रोत्साहन को भी इम्पोर्टेंस दिया है। फिर समूह भावना, जैसे कि आप लोग क्रिकेट में या कहीं भी कोई भी गेम में देखते हैं समूह भावना, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल जब देखिएगा तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समूह भावना होता है, जैसा नहीं कि कोई बैट्समैन है तो भाई बैट्समैन बैटिंग कर दिया, अच्छा और हो गया। जब तक अगर समन्वय नहीं होगा, कोई बैटिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे बैट्समैन हैं तो वो उनका कार्य है, कोई फील्डिंग कर रहे हैं तो उनका कार्य है, बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका कार्य है। और जब समूह में कोई कार्य होता है तभी प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसलिए समूह भावना का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है फेओल ने ये सारे जो 14 सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, इन्होंने दिया है।
जो पुस्तकालय प्रबंधन में है, और आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे वैज्ञानिक हैं, इसका नाम है गुलिक। इन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए हैं। इन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए हैं, जिसमें है कि इन्होंने 5 दिए थे और इन्होंने 7 दिए हैं। तो इसमें है कि देखिए कुछ तो इन लोग मिलता है और कुछ अलग है, वो आप लोग देखिए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किनका है, मतलब कि किसमें कौन ज़्यादा है, कुछ ऐसा आ जाएगा कि गुलिक का है कि फ्यूल का है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए मैंने साथ लिखा है कि ये आपको पता चलेगा कि इससे कौन ज़्यादा है या कौन कम है और किसमें क्या ज़्यादा है। जैसे प्लानिंग तो दोनों में है, नियोजन का होना जरूरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज होता है कहाँ होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई संगठन में होता है। फिर स्टाफिंग, देखिए इसमें जो है हेनरी फ्यूल ने स्टाफिंग को नहीं दिया है, जबकि स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने सारे लोग हैं, कोई उच्च पद पे हैं, कोई मिडिल में है, कोई निम्न पद पे भी है, क्यों ना हो, उन सब का इंपॉर्टेंस है। कर्मचारी का इंपॉर्टेंस हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और पुस्तकालय विज्ञान में भी स्टाफिंग का ही बहुत स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो गुलिक है, इन्होंने स्टाफिंग को दिया है, जिसमें कि फ्यूल ने नहीं दिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि स्टाफिंग अलग है, मतलब इनसे ज़्यादा है। और फिर डायरेक्शन, ये गुलिक ने डायरेक्शन को भी दिया है, तो डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक लक्ष्य होता है, हमारे जीवन का भी लक्ष्य होता है। तो एक डायरेक्शन रहता है, तो हमें कार्य करने में क्या होता है, आसानी होती है कि हाँ मुझे इतने पाठक को मेरे को लाना है, मेरे को इतने सारे पुस्तक लाना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ उसका ये होता है, डायरेक्शन होता है। तो उसी तरह ये है कि डायरेक्शन का भी ये जो है कार्य, उसमें पुस्तकालय विज्ञान के कार्य है, इसमें डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है, जो उन्होंने गुलिक ने दिया था। और फिर कोऑर्डिनेटिंग, मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग तो इन्होंने भी दिया है। देखिए डायरेक्शन और स्टाफिंग जो है वो गुलिक ने दिया था, जो फ्यूल ने नहीं दिया था। तो कोऑर्डिनेटिंग जो है वो समन्वय, तो एक दूसरे में समन्वय तो स्थापित होना चाहिए, जैसे मैंने कि पहले ही बताया। और रिपोर्टिंग भी इन्होंने नहीं दिया है। जब हम लोग कार्य करते हैं तो उसका रिपोर्ट भी देना होता है, प्रतिवेदन की, जैसे कि उसको हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे कि कोई काम किया, उसका क्या रिजल्ट हुआ, भाई मैंने इतने बुक लाए, उसको मैंने इस सेल्फ में रखा है, साइंस का बुक का कमी हो रहा है, या एक सब्जेक्ट का 2-3 बुक आ गया है, या एक राइटर का 2-3 बुक आ गया है, या कोई भी कार्य होता है। जैसे और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि कोई अगर सफाई कर्मचारी है तो हाँ मैंने इतने कर दिए, कुछ काम किए, या पंखा खराब है, कुछ का, उसका कोई भी चीज़ का रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक्चुअली कार्य का पता चलता है, क्योंकि अगर हम सब रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ से क्या काम कम है या ज़्यादा है, या कहाँ ज़रूरत है। तो रिपोर्टिंग का भी होना ज़रूरी है, जो गुलिक ने दिया था। और फिर बजटिंग, आजकल तो आप लोग जानते ही होंगे कि बजट हर जगह पास होता है, और हर जगह बजट का होना इसलिए ज़रूरी होता है। कैसे पता चलेगा कि आपका जो पुस्तकालय है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने का आया, मतलब हर जगह तो बजट होता ही है, पैसे का लेन देन या फिर कुछ आदान प्रदान, और उसका भविष्य क्या है उसको लेके भी बजट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग का बजट पास होता है, तो बजट में क्या पास होता है कि हाँ इतने महिला उत्थान के लिए योजना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में काम करना ज़रूरी होता है, उसके लिए पैसे डिसाइड होते हैं कितने कहाँ क्या लगेंगे। तो उसी तरह है पुस्तकालय में, जिसमें बजट का भी होना ज़रूरी है कि कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, कितने सैलरी किसी को देना है, और कितने हमको अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है या नया बुक लाना है उसमें कितना पैसा लगेगा, ये सब का ही होना ज़रूरी है। इसलिए बजट से ये पता चलता है कि हमारे को क्या क्या कमी है और क्या करना है। तो इसलिए जो गुलिक है ना, इन्होंने बजट भी ज़्यादा एक एक्स्ट्रा दिया है, बजट, रिपोर्टिंग और स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, क्योंकि ये 5 है और ये 7 है। और इसमें एक वैज्ञानिक है उर्विक, वो उन्होंने भी तो यही सिद्धांत को फॉलो किया, और उनका भी यही कार्य को फॉलो किया, और उनका भी सिद्धांत अलग है, जो मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोग इसको देख लीजिए, और होता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि एक बोर्ड पे इतना सारा अगर है आपके पास तो एक तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, और उसके बाद मैंने जो बढ़ाया है और बताया है उसके बारे में आप लोग समझ भी पाइएगा।